अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम ओबेसिटी पार्ट 3 में आपको मोटापे के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताएंगे। यानी अगर आप अपना वज़न कम नहीं करते तो उसके क्या ख़तरात मुस्तक़बिल में आपको पेश आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर है हाइपर कोलेस्ट्रॉल। ज़्यादा वज़न होने की सूरत में बाज़-औक़ात आप गौर नहीं करते कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है और इसके कोई ख़ास साइंस और सिम्टम भी आपके ज़हन में नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर आपका हाइपर कोलेस्ट्रॉल मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देता जाता है, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स की बीमारियां, लेकिन इसमें गाल स्टोन्स की बीमारी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे और दर्दनाक है। कोलेस्ट्रॉल की पथरियां आपके गॉल ब्लैडर को डैमेज कर देती हैं और अल्टीमेटली उसको रिमूव करवाना पड़ता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़। ज़्यादा वज़न के लोगों में डायबिटीज़ का ख़तरा आम मुनासिब वज़न के लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में नहीं रखते तो वज़न के साथ साथ आपके हाई ब्लड शुगर लेवल्स के मौजूदगी में आपके डायबिटीज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके दिल को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इस ज़्यादा हार्ड वर्क की वजह से आपके दिल को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथा रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन। अगर आपके खून में चिकनाई की मौजूदगी ख़ास तनासुब से ज़्यादा हो जाए और आपकी ज़िंदगी में वज़न बढ़ने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज की कमी भी है और ख़ुराक पे कंट्रोल भी नहीं, तो आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह आर्टरीज़ की मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो कि ज़्यादा वज़न और चिकनाई की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरात से दोचार हो सकती हैं। इसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस के मसाइल हाइपरटेंशन की बुनियादी वजूहात में से एक हैं। पांचवा रिस्क फैक्टर है कैंसर्स। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपकी इन्फ्लेमेशंस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में कोई भी इन्फ्लेमेशन परसिस्टेंट रहती है तो वो आपके सेल्स को डैमेज कर सकती है, और अगर ये चीज़ वक्त पे क्योर नहीं होती तो वक्त हो सकता है कि लेटर स्टेजेस में ये किसी कैंसर में चेंज हो जाए। छठा रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक्स। आपके खून में एक ख़ास तनासुब से ज़्यादा चिकनाई या फैट्स का तनासुब आपको मुख्तलिफ मसाइल से दोचार कर सकता है, जिसमें एक स्ट्रोक है, क्योंकि चिकनाई की ज़्यादा मिक़दार आपके खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्कुलेशन में हर्डल पैदा करती है और ऑक्सीजन की तकसीम में भी दुश्वारी पेश आती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक का ख़तरा ज़्यादा वज़न के लोगों में बढ़ जाता है। सातवां रिस्क फैक्टर है फैटी लिवर। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपकी बॉडी में फैट्स भी ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि वो आपकी मेजर ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाएं, जिसको हम मेडिकली फैटी डिजेनरेशन कहते हैं। अगर ये आपके मेजर ऑर्गन्स में है तो इसमें लिवर भी हो सकता है, और लिवर की फैटी डिजेनरेशन एक वक्त में हेपेटाइटिस में चेंज हो जाती है और अल्टीमेटली वो सिरोसिस भी बन सकता है। आठवां रिस्क फैक्टर है जॉइंट्स डिसऑर्डर। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आपको चलने फिरने में दुश्वारी होती है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने पे बहुत ज़्यादा आपके जोड़ों में दबाव पड़ता है, तो ये मुस्तकिल प्रेशर आपको जोड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, जिसमें अर्थराइटिस और गाउट सर फहरिस्त हैं। नौवां रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज़। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें एक ही वजह हो सकता है कि कुछ लोगों में पानी का डिपॉजिट हो जाए खून में, कुछ लोगों में चिकनाई का तनासुब ज़्यादा बढ़ जाए, तो और कुछ लोगों में ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, और इन दोनों के जिस्म में तनासुब से बढ़ने की वजह से आपकी किडनी पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि आपकी किडनी के डैमेज का बायस बन सकता है, और किडनी की और भी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन सकता है, जिसमें रीनल कैलकुलस भी है, किडनी सिस्ट हैं, और इसके अलावा फिल्ट्रेशन की बीमारियां हो सकती हैं। 10वां और नहायत अहम रिस्क फैक्टर है लो सेल्फ एस्टीम। देखिए, मोटापा बड़े लोगों में तो प्रॉब्लम पैदा करता ही है, लेकिन अगर ये बच्चों में हो जाए या टीनेजर्स में या बहुत यंग लोग जो कि अभी स्टडीज़ में हैं, अपनी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं,
تو ان کے لیے لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ساتھ انفیریورٹی کمپلیکس کا باعث بھی بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے زندگی میں آنے والے جو ادوار ہیں یا جو بھی ان کے پلانز ہیں اس میں ان کو دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے موٹاپے کے رسک فیکٹر جس پہ ہم نے باری باری بات کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کنکلوژن کیا ہے۔ دیکھیے، موٹاپا اگر آپ اوور ویٹ ہیں یا اوبیسٹی کا شکار ہیں، دونوں صورتوں میں آپ اسے نظر انداز مت کریں، اس کو سیریسلی لیں اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ اس کو اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ڈاکٹر کی مدد لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی فیملی میں کوئی شخص، کوئی بھی فیملی ممبر موٹاپے کا یا اوبیسٹی کا شکار ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو ڈی موٹیویٹ ہونے سے بچائیں، اس کی بیماری کو ڈائگنوز کرنے میں اس کی ہیلپ کیجئے، آپ اپنے ڈاکٹر کی مدد لیجئے، وہ آپ کی روٹ کاز کو انویسٹیگیٹ کریں، اور جب ان کی پراپر میڈیکل انویسٹیگیشن کے بعد انہیں روٹ کاز کا معلوم ہو جائے تو پھر اس کو ذہن میں رکھ کے آپ اپنی زندگی میں مثبت چینجز لے کے آئیے۔ آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے وزن کو کم کرنے کا پلان بنائیں، اور اس پلان میں آپ اپنی فیملی کی مدد لے سکتے ہیں، اور آپ کے فیملی ممبرس کو چاہیے کہ وہ آپ کے اس پلانز میں آپ کی مدد کریں تاکہ وہ آپ کنسسٹنسی سے اس پلان پہ عمل کر سکیں۔ اور بہت ضروری بات جو کہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پلان کے اچھے ریزلٹس کو مانیٹر کرنا ہے۔ اگر آپ کو پراپر ریزلٹ نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پلاننگ میں کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول رہ گیا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں اور اس چیز کو بہتر کیجیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو بہت اچھے اور دیر پا رزلٹ ملیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اوبیسٹی کا لاسٹ پارٹ۔ مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے سوالوں کے جواب اوبیسٹی کے حوالے سے مل گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال رہتا ہے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں برتنے اور بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔